अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्त अहबाब को मेरी तरफ से गुज़िश्ता ईद मुबारक। डॉक्टर शाह बाबा आपके लिए आज एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ है। कोरोना के इस सीज़न के दौरान ये पहली वीडियो है जो रिकॉर्ड हो रही है। मेरी आप तमाम दोस्त अहबाब से ज़ाती तौर पर गुजारिश है कि इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात आपको दी जा रही हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपने मुकम्मल तौर पर लाजमी देखना है। मेरी ये गुजारिश और रिक्वेस्ट करने का मतलब ये था कि अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा, रोक के देखा या थोड़ी सी वीडियो देखकर चले गए तो आप वीडियो की जो तमाम चीज़ें जो इसमें अहम मालूमात आपको बताई जा रही हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। अगर आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो आपने शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को बैठकर आराम से तसल्ली के साथ देखना है। बहुत सारा इंशाल्लाह मवाद मिलेगा। कुछ थोड़ा सा मैं इस वीडियो के शुरू करने से पहले अर्ज़ कर दूं, ये वीडियो जो है जिस मौजू पर है वो पूरी दुनिया के लोगों का सबसे अहम मसला है कि कोरोना के दिनों में जितने भी लोग हैं वो तमाम अपने घरों में मुक़य्यद हो गए, कैद हो गए, बंद हो गए लॉकडाउन की वजह से। दुनिया के अक्सर बेशतर ममालिक में यही हाल रहा है। पाकिस्तान में फिर भी हल्की फुल्की आज़ादी रही है। लोग हुकूमत के कवानीन को पसे पुश्त डालते रहे हैं और उसके बाद मैदान में जाते रहे हैं। वो अपना नुकसान को खुद ही करता है। लेकिन इस कोरोना के दौरान तमाम लोग जब घर में बैठे हैं तो उनको पता लगा है कि जो उनका रवायती काम था, जो रवायती कारोबार था, जो वो काम पूरी उम्र करते रहे हैं, वो कोरोना के दिनों में बिल्कुल बेकार साबित हुआ। घरों में बैठ गए, फाकों की नौबत आ गई, बच्चों का स्कूल गया, लाखों करोड़ों मुलाजमतें पाकिस्तान में गईं, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हुए पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया के अंदर भी। अब ये देखें कि कितना इंतहाई अहम मौका था और एक लंबे अरसे तक घरों में कैद रहना, घरों में खाने पीने की चीज़ें वो भी मयस्सर नहीं हैं, न मौजूद हैं। और अगर किसी के पास कोई पैसे जमा शुदा थे तो वो कितने दिन चलने थे, क्योंकि कभी दुनिया में इस किस्म की आफत नहीं आई थी, ना इस आफत का किसी को अंदाज़ा था कि ये किसी वक्त आ सकती है। इस कोरोना ने लोगों का जहन जो है वो एक तब्दील करके रख दिया। लोगों में एक नई सोच जो है डेवलप हुई। अब मैं आगे इतनी अहम बातें शेयर करने जा रहा हूं आपसे, तो लिहाजा मेरी आपसे एक दफ़ा फिर दस्तबदस्ता गुजारिश है कि आपने वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है। शुरू से लेकर आखिर तक मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैंने आपको हल भी देने हैं, खाली बातें नहीं करनी। मैंने आपको वो हल तजवीज़ करने हैं, वो तरीके बताने हैं किस तरह आपने
आइंदा कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है और किस तरह आपने आइंदा कामयाब होना है। जो पीछे हुआ सो हुआ, लेकिन आगे का तो बंदोबस्त करना आपका हक बनता है। तो लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर आखिर तक मुसलसल देखते रहना है और तवज्जो के साथ कान खोलकर बातों को सुनना है ध्यान के साथ, ताकि कोई चीज़ जो है वो रह ना जाए। चूँकि पाकिस्तान की इस कौम को समझाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरी पाकिस्तानी कौम का कसूर नहीं है। पुराने ज़माने के उस्ताद के जो तालिब इल्मों के ज़हनों को इल्म से भर दिया करते थे, नॉलेज वो प्रोवाइड करते थे जिसको इल्म कहते हैं, और एक्सपीरियंस जिसको तजर्बा कहते हैं, वो तालिब इल्म अपनी ज़िंदगी में खुद सीख लेता है या सीख लेता था। और पुराने उस्ताद जो है वो बच्चों की तरबियत भी वालिदैन से बढ़कर किया करते थे। अब खैर वो पुराना निज़ाम तो न रहा, न वैसे उस्ताद, अब मैं उनको उस्ताद तो नहीं कहता, मौजूदा उस्ताद जो है ना उनके लिए लफ्ज़ टीचर अंग्रेज़ी का कहना मुनासिब लफ्ज़ है, क्योंकि उस्ताद बहुत आला मुकाम होता है। तो तमाम बातें और कमाई के तमाम तरीके बताने शुरू करने से पहले मैं अपनी वीडियो का आगाज़ एक कहानी से करता हूँ। मेरे वालिद साहब जब पाकिस्तान बना उस वक़्त 1947 के अंदर लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी से मैट्रिक कर रहे थे, मैट्रिक के तालिब इल्म थे। उस ज़माने में बोर्ड नहीं हुआ करते थे, पंजाब यूनिवर्सिटी मैट्रिक का इम्तहान लेती थी। और मेरे वालिद साहब उस वक़्त मैट्रिक लाहौर से कर रहे थे। उन्होंने मुझे अपनी अंग्रेज़ी की जो किताब थी उसकी पोएम मुकम्मल पढ़कर और उसका खुलासा मुझे समझाया। तो वो कहानी इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उस कहानी का खुलासा ये था कि एक बुलंद पहाड़ के ऊपर एक झंडा गाड़ना है एक आदमी ने। वो आदमी मैं भी हो सकता हूं, वो आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, सबके लिए तरीका एक। वो अपने सफर का आगाज जमीन से करते हैं, करते हैं और पहाड़ की चोटी पर झंडा गाड़ना था। जब पहाड़ की तरफ जाना बढ़े तो रास्ते में ही पहले ही थोड़े थोड़े पत्थर आना शुरू हो गए। कुछ तवानाइयाँ वहाँ सर्फ होना शुरू हो गईं। आहिस्ता आहिस्ता कोई 10 फुट की बुलंदी पर कोई 40-50 दोस्त इकट्ठे मिलकर सफ़र पर रवाना हुए। वो 40-50 दोस्त 10-15 फुट की बुलंदी पर जब गए तो अक्सर को थकावट होना शुरू हो गई। सब एक दूसरे को हौसला देते रहे कि भी पहाड़ तो बहुत ऊंचा है, जोर लगा के चढ़ो भाई, पहुंचना है, हमारा तो सफ़र, हमारी मंजिल टारगेट गोल जो है वो पहाड़ की चोटी पर झंडा गाड़ना है।
सफ़र जब वो शुरू करते हैं तो एक मकाम ऐसा आ जाता है, तकरीबन आप यूं कह लें कि 200 फुट की बुलंदी के ऊपर जाकर एक मकाम ऐसा आ जाता है कि जहाँ चंद एक दरख्त थे लगे हुए। पहाड़ जो था वो भी इतना कोई हरियाली वाला नहीं था। जैसे रास्ते में रावलपिंडी जाते हुए लाहौर से रावलपिंडी का सफ़र करें तो चंद एक बगैर दरख्तों वाले या कहीं कहीं झाड़ियाँ लगी होती हैं, इस किस्म का कोई पहाड़ था। झाड़ी के नीचे हल्का सा जो है वो साए के अंदर बैठ के वो दोस्त 40-50 बैठ के आपस में गप्पे आंकी, थोड़ा सा सांस लिया, उसके बाद अगला सफ़र शुरू किया। अगला सफ़र शुरू करते जा रहे हैं तो जितना पहले सफ़र किया था इतने गालबन और किया होगा, क्योंकि मजबूत असाब के मालिक थे। उस वक़्त की बात थी। तो कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी हम अब हमारे में आगे जाने की हिम्मत नहीं है, ये रुक जाते हैं, ऊपर क्या चढ़ाएं, बेहतर है घर वापस चल जाएं। और 5-10 ऐसे थे, उनमें से 40-50 में से 5-10 ऐसे थे जो छोड़ के चले गए घर में। बाकी जो हैं 40 के करीब वो आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए। झाड़ियाँ कांटों वाली रास्ते में आती गईं। अक्सर लोगों के कपड़े भी फट गए, किसी का सामान गिरना शुरू हो गया। लेकिन जिनकी नज़र झंडे की तरफ थी, पहाड़ की चोटी की तरफ थी, उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों की तादाद भी कम होती गई। एक और मकाम आया कि जहां कुछ लोग अय्याशियों में मसरूफ़ थे। अय्याशियों से मेरा मुराद आप समझ रहे गए हैं कि दुनिया की रंगीनियों में मगन थे। शराब व कबाब की महफिलें सजी हुई थीं, उसके अंदर बैठ गए। वो कहते हैं कि जी आगे जाके क्या करना है, ये देखो बेहतरीन ज़िंदगी है, जहाँ बाकी दमादम मस्त कलंदर हो रहा है तो इनके साथ दमादम मस्त कलंदर करते हैं। रुक गए लोग। बाकी चंद एक रह गए, 50% के करीब लोग और आगे बढ़े। एक मकाम ऐसे आया कि जहाँ हसीनाएं थीं और उन्होंने कहा कि आगे जाके क्या करना है, किधर जा रहे हो? उन्होंने कहा जी आसमान की चोटी पर हमने झंडा गाड़ने हैं। उनके ऊपर क्या झंडे गाड़ने, यहाँ झंडे गाड़ लो, यहाँ पे आराम करो हमारी बाहों के अंदर। तो जब औरतों को देखा तो वो जो काफिला 25 का रह गया था वो मज़ीद कम हो गया। उन्होंने कहा भाई यहाँ तो और सहूलतें मैसर हैं। रुक गए। 20 से भी कम लोग रह गए और थोड़ा सा आगे गए पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ने के लिए। जैसे जैसे पहाड़ की बुलंदी करीब आती जा रही थी, आदमियों की तादाद कम होती जा रही थी। एक मकाम ऐसा आया कि जहां बेहतरीन फलों वाले दरख्त भी थे और बड़े अच्छे किस्म के मेवे लगे हुए थे। वहाँ भी कुछ आदमी पहले बैठे हुए थे। उन्होंने कहा छोड़ो, ऊपर जाके क्या करना है, कुछ भी नहीं है भैया, ऊपर खाली है और झंडा गाड़ के क्या कर लेना है तुम लोगों ने। यहाँ फल वगैरह खाओ और मौज मस्तियाँ उड़ाओ। लोग वहाँ रुक गए, उनके अंदर मगन हो गए। लेकिन जिनके अंदर अपनी मंजिल का, टारगेट का इश्क या जुनून सवार था कि नहीं, हमने पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है,
हमारी मंजिल ही वही है, हमने पहुंचना ही वही है। क्योंकि हमने जब घर से चले थे तो उस वक्त इरादा किया था कि हमने पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर झंडा गाड़कर दम लेना है। तो जब अगला हिस्सा शुरू किया, खैर 3-4 आदमी वो बाकी रह गए। 40-50 जो शुरू हुए, एंड में 3 से 4 आदमी रह गए। फिर एक मकाम आया, वहां पर 2 फिर रह गए। एंड में आकर 2 आदमी ऐसे थे जो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में कामयाब हो गए और उन्होंने वहां पर जाकर झंडा गाड़ दिया। उन्होंने वहां जाकर देखा उस पहाड़ की चोटी के ऊपर कि दुनिया की जितनी नेमतें वो रास्ते में छोड़ के आए हैं, वो तमाम नेमतें भी उनको वहां पर मयसर हैं, बल्कि उससे कई गुना, 1000 गुना ज्यादा नेमतें उनको मयसर हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनको मयसर ना हो। जब इंसान अपना टारगेट हासिल करता है, अपना गोल हासिल करता है, अपना विजन के मुताबिक चलता है, तो ये हो नहीं सकता कि अपनी मंजिल को वो हासिल न कर पाए। ये था वो उस कहानी का खुलासा। अब दोस्तों, इसमें एक बात में थोड़ी सी रह गई थी, मामूली सी, वो ऐड कर दूं कि जिन्होंने अपने गोल्स, मकासद, विजन का तयन किया होता है, वो जिंदगी में कभी नहीं हारते। वही जीतने वाले लोग होते हैं, वही कामयाब लोग होते हैं। कामयाबी उन्हीं लोगों के हाथ आती है। और फिर ऐसा हुआ कि वो जो रास्ते जितने थे ना, जो मैंने आपको तमाम तरतीबवार वाक़यात बताए कि कहीं झाड़ियाँ आईं, कहीं दरिया की लहरें आईं, कहीं छोटे नदी नाले आए, कहीं झाड़ियाँ आईं, कहीं बाग आए, कहीं औरतों की महफिलें आईं, कहीं मर्दों की महफिलें आईं। तो ये तमाम जो मनाजिल थी, इनको कहते हैं माइलस्टोन जिंदगी के। माइलस्टोन, निशानात, शॉर्ट माइलस्टोन, शॉर्ट टर्म माइलस्टोन। लॉन्ग टर्म जो गोल है वो आपका झंडा था। बाकी जो रास्ते में शॉर्ट टर्म गोल आप तय कर रहे हैं, उससे आपको हौसला होता है अपनी असल मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो ये थी वो कहानी। कहानी का मकसद, जहां आपकी मोटिवेशन मकसूद थी, और उस अंग्रेज जिसने ये कहानी लिखी और उस वक़्त उसके निसाब में पढ़ाई जाती थी और बच्चों को, तालिब इल्मों को समझाया जाता था कि आपने ज़िंदगी में कैसे फ़ाइट करनी है, कैसे ज़िंदगी की जंग जो है वो आपने लड़नी है। ज़िंदा रहने की जंग, मैं दूसरी जंग की बात नहीं कर रहा, ज़िंदा रहने की जंग किस तरह लड़नी है, किस तरह रिज़्क़े हलाल कमाना है, क्योंकि रिज़्क़े हलाल कमाना भी एक इबादत है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अहबाब, वीडियो को गौर से देखते जाएं, तवज्जो के साथ, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी तो वैसे अहम मालूमातें और बातें आपसे शेयर होती जाएंगी। तो मैं आता हूं कि जब ये कोरोना आया तो इसने एक नया ट्रेंड जो है वो अब लेके आया है कि भाई, जब इस किस्म के हालात हों, जब आमदनी इंसान की मुतासर हो, तो फिर आमदनी के ज़राए कौन से होने चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों, सिस्टम तो बहुत पहले से मर्ज वजूद में आ चुके थे, लोग तवज्जो नहीं दे रहे थे। मैं बड़े अरसे से लोगों को कह रहा था कि आने वाला दौर आईटी का दौर होगा,
आने वाला दौर आप लोगों की सोच से बढ़कर होगा और आने वाले वक्त में कमाने का तरीका तब्दील हो जाएगा, टेक्नोलॉजी तब्दील हो जाएगी। अब तो वो कोर्स शुरू हो गए हैं, टेली मेडिसिन, टेली काउंसलिंग, यानी दूर दराज से बैठे हुए मरीजों को चेक करना और वहीं पे उनको मशवरे देना। कोरोना के अंदर भी गवर्नर हाउस के अंदर आपने देखा होगा कि हेल्पलाइन खुली हुई थी, हजारों डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे और वो लोगों की कॉलें सुन रहे थे और लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की ओपीडीज बंद थी। अब इन फ्यूचर जो भी होने जा रहा है सारा ऑनलाइन कारोबार होने जा रहा है। अब आप लोगों ने वो तमाम रास्ते अख्तियार करने हैं जिसमें कमाई के तरीके ऑनलाइन होंगे, यानी ऑनलाइन से मतलब इंटरनेट के थ्रू। आने वाली दुनिया इंटरनेट की दुनिया होगी। दुनिया बड़े अरसे से मैं कहता आ रहा हूं कि ग्लोबल विलेज बन गई हुई है, एक गांव की मानद है। अब जुग्राफियाई हदूदें जो हैं वो नहीं रही। अब एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ भेजनी हो पलक झपकने से पहले पहुंच जाती है। जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो, जो भी चीज़ बना के देनी हो, दिनों का सफ़र सेकंडों में तय हो जाता है। बातों बातों में सिर्फ मैं एक बात बता रहा हूं कि आने वाले हमारी यंग जनरेशन कहेगी, यार ये 1000-1200 किलोमीटर की रफ्तार पर आप जहाज चलाते थे और इतने काहे लोग थे आप? क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर जहाज जिस रफ्तार से चलेगा उस रफ्तार से ज्यादा तो ट्रेनें चलेंगी। आपको ये बातें मेरी आज अजीब महसूस होंगी, लेकिन आज से 30-35 साल पहले जब मैं बातें किया करता था उस वक्त भी लोगों की समझ में नहीं आती थी। लेकिन अब कोरोना के बाद की सिचुएशन के बाद लोगों को मेरी बातें समझ में आना शुरू हो गई हैं। बातों बातों में मैं उस्ताद शागिर्द का हवाला बता रहा था, ऑनलाइन तरीक़ेकार भी बता रहा था। तो एक छोटी सी बात मैं इधर करता हूं कि एक टीचर ने अपने शागिर्द से पूछा कि मैं अगर आपके बाप को 200 रुपये देने हो, 500 का नोट दूं तो बताओ वो क्या वापस करेंगे, कितने पैसे वापस करेंगे? टीचर तो बच्चे का इम्तिहान ले रहा था। शागिर्द ने क्या जवाब दिया? टीचर मेरे अब्बा कोई पैसे वापस नहीं करेंगे। सिंपल सिंपल सा हिसाब है, तुम्हें इसका जवाब नहीं आता। शागिर्द जवाब देता है, सर जी आप मेरे अब्बा को नहीं जानते। तो ये बातों बातों में ये मैंने एक बात बता दी जो हकायक पर मबनी थी। तो आने वाले दौर में ऑनलाइन दुकानें, ऑनलाइन बिजनेस घर में बैठे हुए ही हो जाया करेगा और वही लोग कामयाब होंगे और वो सबसे ज़्यादा अर्न करने वाले भी वही होंगे। ये नहीं होगा कि एक आदमी सुबह से जाता है और शाम को आता है थका मांदा, तो आगे बेगम जो है वो ये कहती है मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो खामंद कहता है कि बेगम मैंने तो आज शॉपिंग का प्रोग्राम बनाकर रखा हुआ है। तो बेगम आगे से क्या जवाब देती है, और जनाब मैं तो आपसे मजाक कर रही थी।
तो खामद आगे से क्या कहता है, मैं भी तो मजाक कर रहा था, चल उठ कर रोटियां पका, भुख लगी दियो मैनू। ये वाला दौर खत्म हो जाएगा। उसकी बजाय आसानियों वाला दौर, कम मेहनत ज्यादा प्रोडक्शन। हो सकता है लोग डेली 4 घंटे से ज्यादा काम ना करें, लेकिन वो जो 4 घंटे होंगे ना, उसमें इतनी ज्यादा अर्निंग होगी कि उनके अखराजात से कहीं ज्यादा, और उस कमाई से वो एंजॉय भी करेंगे। ये ऐसी बात नहीं कि आजकल की नस्ल, उसको भेजो दुकान पर जाकर एक माचिस लेकर आओ, तो वो माचिस लेकर आती है, मां ने कहा ओ माचिस की तो एक तीली नहीं जल रही, तू माचिस कहां से उठा के लेके आया। लड़का, बेटा आगे से क्या जवाब देता है, अम्मी वो दुकानदार के पास मैंने एक एक तीली तो चला के चेक कर ली थी जलाकर। तो आजकल के तालिब इल्म बच्चों का जहन की मैं अक्सी कर रहा हूं। बात अंदाज़े बयां कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर शोहर बीवी की फरमाबरदारी करे तो एक लेबल लगता है कि ने तवीज घोल के पिलाए देने, यानी तवीज घोल के पिलाए हुए हैं इसने। और अगर आदमी अपनी मां की खिदमत करे, बीवी क्या कहती है, यदि मां ने जादू टूना कराया था, ये अपने मां के हत्थे चढ़िया था। तो बातों बातों में एक मैं रियली किस्सा अपने हमसायों का सुनाता जाऊं। उनके यहां औलादे नरीना नहीं थी, पता नहीं क्या बात है, कुछ लोगों को खत होता है औलादे नरीना लेने का, हालांकि बेटियां भी अल्लाह की नेमत होती हैं, और मैं तो कहता हूं कि अल्लाह की रहमत होती हैं, सबसे बड़ी रहमत होती है अल्लाह की। और इस दौर में पढ़ाई में भी लड़कियां आगे, सबसे आगे कामयाब होती हैं, काम में भी लड़कियां कामयाब, एडमिनिस्ट्रेशन के शोबे में, जिस शोबे में डालें कामयाब, बेहतरीन नताइज प्रोवाइड करती हैं। लेकिन फिर भी चंद लोगों का भूत सवार होता है। भूत क्या सवार होता है कि जी लड़का चाहिए। मैं हमसायों का चश्मदीद वाकया आपको बताता हूं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा, तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिएगा, बड़ी बेहतरीन बात है। एक वालदा थी, उसकी 3 बेटियां, आगे उसकी जो छोटी बेटी थी उसकी भी 2 बेटियां पहले थी, तीसरी बेटी होने वाली थी। तो लड़का अपनी बीवी को गांव में ले गया। उसकी सास अपने इलाके के मशहूर जो पीर साहब थे, आमिल थे, आपको पता है कि असल आमिल तो कम है, ठग ज्यादा होते हैं, उसके पास ले गई। उसने कहा भाई बात यह है कि आपको मुर्गा लाना पड़ेगा, और मुर्गा कौन सा हो, मुर्गा वो
जिसके पाँव के पंजे पूरे हों और साइड पर एक कील निकला हुआ होता है, मतलब वो भी उसका नाखून होता है। वो जब मुर्गा बालग होता है, अजान देनी शुरू करता है, उसके बाद वो नाखून लंबा निकलना शुरू होता है कि वो लंबा नाखून पूरा निकल आया हो। इसका मतलब वो भरपूर जवान मुर्गा हो। और जो उसकी कलगी है, मुर्गे के सर की कलगी, वो खड़ी होनी चाहिए ताज की तरह, और कोई चीज आपस में जुड़ी नहीं होनी चाहिए। खैर उस गांव में पूरा मुर्गा तलाश किया, इर्द गिर्द के गांव में मुर्गा तलाश किया, मुर्गा ना मिला। लाहौर में वापस आए, मुख्तलिफ मार्केटें फिरी, आखिर एक मार्केट में वो मुर्गा मिल ही गया, भरपूर जवान। खैर उन्होंने, जो बेचने वाला था उसने कीमत 2000 रुपया बताई। उसने कहा जवान मुर्गा भाई, देसी घर का पला हुआ, तो 2000 से कम में मैं नहीं दूंगा। खैर बार्गेनिंग करके दो अफ्रीकैन ने वो मुर्गा खरीद के घर ले आए। कोई तकरीबन एक हफ्ता घर में रखा। उसके बाद प्रोग्राम बनाया कि गांव में जाते हैं, जाके उस पीर साहब के हवाले ये मुर्गा करते हैं। खैर गांव में गए, जाके मुर्गा जो है वो पीर साहब के हवाले किया कि जनाब मुर्गा ले आए हैं। तो पीर साहब ने मुर्गा अपने पास रात को रख लिया और लड़का लड़की और उसकी सास को कहा कि आप कल सुबह तशरीफ ले आना। रात मेरा ख्याल पीर साहब ने मुर्गा लाल करके खा पी गए। सुबह गए हैं तो पुड़ियाँ फड़ातियाँ कि एक हूँ खा लेना तो एक कल खा लेना। तो मुंडा पक्का को महीना रहता था। खैर महीना इंतज़ार किया, अल्ट्रासाउंड भी ना करवाई कि पीर साहब ने अल्ट्रासाउंड का मना किया हुआ था भाई कि कहीं मुर्गा जो है ना वो पेट से बाहर निकलवा देंगे। खैर एनी हो, महीना पूरा हुआ, मुर्गा देने के बावजूद फिर भी लड़की हुई। कोई झूठ का आंसर नहीं इसमें शामिल कर रहा, कोई घड़ी घड़ाई बात नहीं है, चश्मदीद वाक़या बयान कर रहा हूँ। तो मोहतरम दोस्तों, इस किस्म के ऑनलाइन कारोबार के चक्कर में किसी के झांसे में ना आ जाना, क्योंकि फ्रॉडिया ग्रुप जो है वो भी मैदान में है। आप लोगों ने उनसे भी बचना है। ये कहानी बताने का मकसद ही यही था कि आपने झाड़ियों से, जैसे झाड़ियों में से चल के बच के चलना था ना, कि उसमें अड़ के कहीं आपके कपड़े ना फट जाएं, इस तरह बचकर इस दुनिया में गुजरना है। कि फ्रॉडियों से भी बचना है, लुटेरे भी बड़े बैठे होंगे, उनसे बचना, अपने दिमाग से काम लेना आपने। एक और बातों में बात अर्ज कर दूं, घर वाले एक जगह रिश्ता देखने जा रहे थे, तो लड़का जो है उनका थोड़ा सा हकलाता था, यानी जबान से अदाई अल्फाज दुरुस्त अल्फाज में न होती थी। हकलाने की वजह से अल्फाज का हेर फेर ऊपर नीचे हो जाया करते थे। खैर उसका भाई भी, बहन भी, वालदा ये लड़की के यहाँ, लड़के को काफ़ी समझाया, काफ़ी लंबा लेक्चर दिया कि भाई आपने वहाँ बोलना नहीं है, खामोशी के साथ बैठे रहना, बात नहीं करनी। काफ़ी समझाया बुझाया और ले गए वहाँ। खैर जब वहाँ पहुँचे तो लड़की हस्बे दस्तूर चाय लेकर कमरे में आई, प्लेट वगैरह
लड़के के आगे रखा। अब चाय का कप काफी गर्म था। अब लड़के ने जैसे ही घूंट भरा तो वो क्या कहता है, दरम है, दरम है। और आगे से लड़की जिसको देखने आए थे वो क्या उसको जवाब दे रही है, फूट मार, फूट मार। ये दूसरी वो मैंने मिसाल दे दी है कि भाई बच बचा के ध्यान से आपने फ्रीलांसिंग एक बेहतरीन ऑप्शन है। फ्रीलांसिंग का मतलब है कि हदूदो कयूद से आजाद होकर आपने कारोबार का इंतखाब करना है। फ्रीलांसिंग में तमाम शोबे इंटरनेट के आ जाते हैं, लेकिन इसमें वक्त की पाबंदी नहीं है, टाइम की पाबंदी नहीं है। काम करना पड़ता है दिमाग के साथ, मेहनत शायद ज्यादा करनी पड़ेगी, दिमाग के साथ कारोबार होगा, आपका अपना होगा, आप अपने बॉस खुद होंगे। तरक्की के, कामयाबी के आपको हजारों रास्ते मिलेंगे। आपके लिए मंजिलें बहुत ज्यादा आसान हो गई हैं। इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म आ गए हुए हैं मार्ज़े वजूद में कि आप काम करना चाहें, जितना भी करना चाहें, काम की किल्लत नहीं है। काम इस वक्त भी बहुत ज्यादा है। तकरीबन 54 मिलियन के करीब करीब अमेरिकन जो है वो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं। अमेरिका छोटी सी आबादी है, वो फ्रीलांसिंग करते हैं। और पाकिस्तान इस वक्त तक अभी कमाई में चौथे नंबर पर आ रहा है। फ्रीलांसिंग में बेशुमार शोबे हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो पसंद हो, जो मन को भाता हो, कोई भी स्किल सीख लें। स्किल के बगैर काम नहीं चलेगा। स्किल, हुनर। इंटरनेट की दुनिया में भी बेशुमार हुनर हैं। कोई सा भी एक मुंतखब कर लें, उसको एक दफा सीख लें। सीखेंगे तो कामयाब होंगे, वरना पेट में से गैस निकलती जाएगी। और जब आप कामयाब होंगे, ऑनलाइन अर्निंग की कमाई आएगी। फ्रीलांसिंग में सबसे नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म फाइवर, और जिसको कोई भी नहीं आता, ऑर्डर बाहर से पकड़ो, फाइवर से काम करवा कर डिलीवर कर दो। अपवर्क, freelancer.com, guru.com और भी बेशुमार वेबसाइट है जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। एक तरफ काम करने वाला और एक तरफ काम करवाने वाला। काम करवाने वालों की भी लाइन लगी हुई है और काम करने वालों की भी लाइन लगी हुई है, और दोनों को, दोनों साइडों पर तहफ़्फ़ुज़ भी मौजूद है कि उनकी रकम नहीं डूबेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो बीच में इन्वॉल्व है कि ये रकम लेकर देनी है। और जब बातचीत फाइनल हो जाती है, आपस में दो पार्टियों की तमाम शराइतो ज़वाबत लिखकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। टाइम ड्यूरेशन की पाबंदी की जाती है और बर वक्त काम जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। जिसके जितने अच्छे रिव्यूज होते हैं, जिसके जितने अच्छे नताइज होते हैं, जिसका जितना अच्छा काम होता है, लोग जब काम करवाते हैं तो उसके बाद अपना तबसरा लाजमी छोड़ते हैं। और जिनका अच्छा नाम चल जाए तो फिर कमाई उनके पीछे पीछे होती है। कमाई उनके पीछे पीछे होती है। तो याद रखें कि
आपको किसी भी एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आप ज्वाइन करेंगे तो फिर ही कामयाब रहेंगे। और जौन सा भी हुनर सीखना चाहें आप वो हुनर सीख लें। डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, 2 से 3 महीने में डिजाइनिंग आ जाएगी आपको। आप जिस भी पाकिस्तान के शहर में रहते हो, बेशुमार डिजाइनर आपके पास होंगे जो डिजाइन बनाते होंगे। 2-3 महीने आप उनसे अमली तौर पर तरबियत ले लें। पैसे भी पे करना पड़ते हैं ना आपको, भर दें, उनके फ्यूचर आपका बन जाएगा। भाई एक लोगो मोनोग्राम डिजाइन कर दिया, $50-100 तो वैसे मिल जाते हैं। $50-100 का मतलब 8 से 16,000 रुपया बड़ी कंपनी को मिल गई। $1,000 दे दिया तो आपका 1.5 लाख रुपया आ गया, 1,60,000 रुपया एक काम का। महीने में 3-4 ऑर्डर मिल गए तो आप 4-5 लाख रुपया कमा गए। डिजाइनिंग के अलावा वेबसाइट बनानी सीख लें। बेशुमार सॉफ्टवेयर हाउस हैं, जगह जगह इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। वो काम सीख लें। वेब डेवलपमेंट के साथ वेब होस्टिंग भी होगी, डोमेन नेम परचेजिंग भी होगी। इसके अलावा तीसरा शुबा भी बता देता हूं, वो है डिजिटल मार्केटिंग। जहां इतने इदारे खुले हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स शुरू कर लें। अभी पुराने वक्तों में बड़े बड़े बिलबोर्ड शहर में लगा करते थे, अखबारों में इश्तिहार आ जाते थे। अब अखबार कौन पढ़ता है भाई? अब वो तमाम काम किस पे होता है? वो सारा ऑनलाइन होता है, प्लेटफॉर्म बनाए होते हैं। इश्तिहार का डिजाइन बनाने वाला और फिर वो इश्तिहार आप खुद दे दें या वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है उसके हैंड ओवर कर दें। जिस शोबे की भी मार्केटिंग करवानी हो, वो डिजिटल मार्केटिंग आजकल के जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक किस किस प्लेटफॉर्म पर आपने मार्केटिंग करवानी है, वो टारगेटेड मार्केटिंग होती है। अखबार तो पढ़ना आपकी मजबूरी है, पढ़नी 3-4 खबरें हैं, पूरा अखबार आपको थमा दिया जाता है। 2-3 इश्तिहार आपके मतलब के होते हैं, लेकिन आपको सारा अखबार खंगालना पड़ता है। वो दौर गए, वक्त ज़ाया होने वाले, नया दौर आ गया है, टारगेटेड मार्केटिंग। अब आपका इश्तिहार सिर्फ उन्हीं लोगों तक जाएगा जो लोग उन इश्तिहारों के तलबगार होंगे, उन इश्तिहारों को देखना चाहते हैं। टारगेटेड मार्केटिंग के साथ आसानी हो गई कंपनियों को भी कि भी आपका इश्तिहार सिर्फ उन्हीं तक लोगों तक पहुंचेगा जो वो आपकी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। अगर एक आदमी कपड़े खरीदना चाहता है, सिले सिलाए या अनसिले, उसको उसी कंपनी के उसी किस्म के इश्तिहारात दिखाए जाएंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है, उसको उसी किस्म के इश्तिहार दिखाए जाएंगे। अगर कोई मोबाइल खरीदना चाहता है या उसकी कोई एक्सेसरीज खरीदना चाहता है, उसी को उसी किस्म के इश्तिहारात दिखाए जाएंगे। जिस किस्म की सोच होगी, जिस किस्म की इंटरनेट पर सर्चिंग कर रहे होंगे, वो आपके दिमाग को असेस कर रहे होंगे, क्योंकि सिस्टम इतना तेजी के साथ डेवलप कर रहे हैं कि दुनिया जो है वो बदल गई हुई है।
जनाब, मैं बात कर रहा था पुराने वक्त में, 70s के दौर में ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था, जिसका आज नामो निशान नहीं मिलता। वो टीवी रात के 8 बजे के बाद खबरनामा लगता था। खबरें मुकम्मल सुनाने के बाद 9 बजे कौमी तराना बजता था और टीवी बंद हो जाता था, स्क्रीन ब्लैंक खाली हो जाया करती थी और लोग घरों में सो जाया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कलर टीवी ने जगह ले ली। मुख्तलिफ कंपनियां आती गई, अपना कलर टीवी इंट्रोड्यूस करवाती गई, मुतारफ़ करवाती गई। वो ब्लैक एंड वाइट नशरियात जो हैं वो कलर्ड नशरियात में चेंज हो गए। कैमरे भी लामहल्ला जदीद तरीन कलर्ड कैमरे खरीद लिए गए। उससे पहले फिल्मों का ज़माना हुआ करता था, वो अभी भी चलता है। फिल्मों का ज़माना अभी भी है। आहिस्ता आहिस्ता वो रंगीन टीवी में मज़ीद जिद्दत आई। वो बड़ा हैवी ड्यूटी, मोटे पेट वाला, ज़्यादा जगह घेरने वाले टीवी की जगह एक स्लिम LCD टाइप टीवी आया, LED टीवी, स्मार्ट टीवी, बेशुमार वैरायटियां आनी शुरू हो गई। और उसके बाद वो सारा दौर जब गुजरा, टीवी का स्लिम एंड स्मार्ट टीवी आने शुरू हो गए। केबल का ज़माना भी मार्ज़ वजूद में आ गया। पहले पूरे इलाके में केबल बिछती थी, एक इलाके में बिछ गई, सारे इलाके को लाइनें दे दी। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते क्योंकि रिजल्ट क्लियर नहीं आता था, लोग अच्छी क्वालिटी के ख्वाहिशमंद थे। फिर क्या हुआ? फिर वो भी खत्म हो गया। उसकी जगह डिश एंटीना आने शुरू हो गए। छोटा सा एक बॉक्स मिलता था, छत पर छोटी सी 1.5-2 फुट की डिश लगाओ और 200 से ज़ायद चैनल जो हैं वो पाकिस्तानी व गैर मुल्की चैनल दिखा दिया करते थे। खैर आहिस्ता आहिस्ता कुछ जो बड़े लोग थे उन्होंने ज़्यादा डिशें लगानी शुरू कर दी मुख्तलिफ साइडों पर रखकर, ताकि दुनिया के मुख्तलिफ चैनल जो हैं वो देखे जा सकें, दुनिया की खबरों से बाखबर रहा जा सके, दुनिया के प्रोग्रामों से बाखबर रहा जा सके। उसके बाद इस मॉडर्न एरा के अंदर एक दौर गुज़िश्ता 1 दिहाई से भी कम अरसे में 8 साल 9 साल होंगे PTCL ने स्मार्ट टीवी रखा, वर्ल्ड कॉल वालों ने निकाला, इस तरह का 2 कंपनी और ने निकाला। उन्होंने अपने बॉक्स मुतारफ़ कराए और अपने चैनल भी मुतारफ़ करवा दिए। क्रिस्टल क्लियर थे, अच्छे रिजल्ट थे, लोगों ने उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन देखते ही देखते जहां ये कोरोना आया तो कोरोना एक नई खुशखबरी भी लेकर आया
मई के शुरू में, 14 मई तक सहूलत थी कि यूट्यूब टीवी भी आ गया है। इब्तदाई तौर पर यूट्यूब टीवी सिर्फ अमेरिका के लिए अवेलेबल है। इंशाल्लाह मौका मिला तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें तमाम तफसीलात के साथ आपको आगाह करूंगा कि कैसे तमाम बाकी टीवीज जो हैं, डिश चैनल, इन तमाम का बिस्तर बोरिया कैसे गोल होने वाला है और तारों का ये जाल बिखरा हुआ है ये कैसे ख़त्म होने वाला है। क्योंकि यूट्यूब टीवी एक जिद्दत के साथ और बेशुमार कस्टमाइज चॉइस के साथ जितनी फैसिलिटी लेके आ रहा है और प्राइस कंट्रोल के साथ, हाय हाय, दुनिया एक नए इरा में दाखिल हो गई इस कोरोना के साथ, जहां कारोबार के बेशुमार मौके ज्यादा मिले वहां कस्टमाइजेशन भी आ गई। कस्टमाइजेशन के मुताबिक कि अगर मैं डेफिनेशन करना चाहूं, अगर उसको मैं समझाना चाहूं या बताना चाहूं तो मैं यूं कहूंगा कि आपकी मर्जी के मुताबिक आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या पहनना चाहते हैं, क्या ओढ़ना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं और किस क्वालिटी का और कितनी अमाउंट के अंदर रहकर। इतनी ज्यादा आसानियां कि इंसान तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इतनी ज्यादा आसानियां हमारे दौर में आ जाएंगी इस दुनिया के अंदर। ये सारे तो मरने वाले आने वाली जिंदगी के मतलब का ये सुना हुआ था, इस जिंदगी के मतलब तो कभी किसी ने नहीं सुना हुआ था। मैं इख्तिलाफी पहलुओं को हमेशा नज़रअंदाज करता हूँ और हमेशा पॉजिटिव पहलू पर रहकर बात करता हूँ। तो एक अंग्रेज़ जो हैं वो पाकिस्तान आए, ये तारों का जो जाल बिखरा हुआ था ना, ये बात सुनकर एक बात मेरे जहन में आ गई तो मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जैसे तारों का जाल बिखरा हुआ था, यहां तो आपको पता है कि गलियों में बिजली की तारें लटक रही होती हैं, बेशुमार इंसान लुकमा उजल बन जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, तो बाद में घर वाले महल्ले अल्लाह वालों आई सी ऐ नहीं पता वाप डाले ने तारा ही जड़ियां ने गलत पाइया दियां ने। अब वो अंग्रेज साहब तार लटकी हुई थी, वो अपने मुल्क के हिसाब से पाकिस्तान में चल रहे थे, सैरो सेहत के लिए आए हुए थे। करंट पड़ा उनको, वो बेचारे जमीन पे गिर गए, तड़पना शुरू। करंट मिले लगे तो कौन करीब जाता है? पाकिस्तान में तो सबको पता है कि अगर इसको हाथ लगाया तो करंट हमें भी लगेगा। अब जनाब पाकिस्तान है, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बिजली चली गई। अंग्रेज फटाफट उठा, कहता पाकिस्तान जिंदाबाद। कि अगर ये लोड शेडिंग ना होती तो उसकी जान चली जाती। तो बताने का मकसद ये था कि कोरोना अगर किसी जगह आफत बन के आया तो इंसानों के लिए रहमत भी बन के आया है। पूरी दुनिया का नक्शा भी तब्दील हो गया है और आने वाले वक्त की पेशीन गोइयां भी साहिब नज़र को आनी शुरू हो गई हैं। अब तो चेम गोइयां होनी शुरू हो गई हैं कि अब ऑनलाइन कारोबार का सोचा जाए, लोगों के दिमागों के अंदर बैठना शुरू हो गया है। नौजवान नस्ल जो नकट्टू थी, अपने वालिदैन के पैसों पर अय्याशी करती थी,
अपने वालिदैन को बेवकूफ बनाती थी और बेवकूफ बनाकर महीने के पैसे ऐंठती थी या डेली अपना जगह टैक्स वसूल करती थी और वालिदैन को ब्लैकमेल करती थी कि हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा उन्होंने? कुछ नहीं पढ़ा। जदीद तालीम के नाम पर वालिदैन पैसा खर्च करते हैं, अपनी मेहनत की हक लाल की कमाई अपनी औलाद पर लगाते हैं कि चलो ये भी कल को पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी हासिल कर लेंगे। अच्छी नौकरी हासिल ये नई कौम हासिल करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। एक सिंपल सी चीज बताओ तो 10 सवाल करते हैं। ये कहते हैं पकी पकाई हमारे आगे रख दो, बल्कि वो भी नहीं खाना चाहते, कहते हैं कि नवाला पकड़ के हमारे मुंह के अंदर डाला जाए। इतने लापरवाह और सुस्त, अपने मुस्तकबिल का इस नई नस्ल को ख्याल तक नहीं है। इलामा इकबाल का मुझे वो शेर याद आता है, अल्लाह ताला ने आज तक उस, मैं एग्जैक्ट अल्फाज नहीं बता रहा लेकिन मैं मफहूम समझा रहा हूं, चूंकि कुरान मजीद की आयत का हूबहू तर्जुमा इलामा इकबाल साहब ने किया तो मैं वही पेश कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को अपनी हालत खुद बदलने का ख्याल ना हो। और भाई यहां तो सुबह से लेकर शाम तक मशीनें चलाते हैं। काय के लिए? आबादी बढ़ाने के लिए। तेजी के साथ आबादी बढ़ाने के चक्कर में कमाई बढ़ाने की फिक्र किसी को नहीं है। बस एक जो लत इनको बुरी पड़ गई है उससे इनका छुटकारा नहीं हो रहा और ना ये छुटकारा चाहते हैं और ना छुटकारा हो सकता है, क्योंकि उनको अपनी हालत बदलने का खुद ही ख्याल नहीं है। आपके कहने से वो बदल जाएंगे? कभी भी नहीं बदलेंगे। आप किसी भूल में हैं। वो और थे जो गर्दिशे दौरान से डर गए, हम तो रक्स करने वाले हैं जमाने के साथ। और ये लोग तो रक्स कर रहे हैं, बच्चे आजकल के, नई जनरेशन काम करने के चक्कर में नहीं है। डेली का जितना खर्चा लगाया हुआ है कहते हैं जी और बढ़ाओ और अय्याशी करें। माँ बाप को बेवकूफ बनाते हैं और माँ बाप भी ऐसा जो जान के बेवकूफ बनता है, क्योंकि उन्होंने ही उनको खराब किया है। क्योंकि अगर वो माँ बाप बनते तो उनकी औलादें ना बिगड़ती, उनको ये दिन ना देखने पड़ते। दुख होता है जब मां बाप रोते हैं अपनी औलाद की करतूतों के हाथों। तो मेरे जैसा मशवरा देता है कि काश आपने वक्त पर कंट्रोल किया होता। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब आपके पछताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो कुछ होना था वो हो चुका। जो कबाड़ा इन्होंने आपका करना था वो कर दिया। जो इन्होंने कौम का कबाड़ा करना था कर दिया। जो कौमी खजाने का कबाड़ा करना था कर दिया। लेकिन ये ना तो खुद संभलेंगे और ना इनके वालिदैन इनको संभालने के लिए इन पर अपने सख्त असूल जो है वो कायम करेंगे। सख्ती नहीं तो मार, नहीं तो प्यार। भाई कोई ना कोई तो तरीका कारआमद आना चाहिए। और ये तो ऐसी ढीठ नस्ल है, इन पर तो फार्मूला भी कोई नहीं चलता। बस ये चुटकी बजाते हुए कहते हैं कि अलादीन का चिराग रगड़ें और हम अमीर हो जाएं। भाई ऐसा दुनिया में कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, ऑनलाइन सिस्टम आ गया हुआ है जिसमें कम वक्त में कम मेहनत करके आप ज्यादा कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्किलफुल होना पड़ेगा। स्किल नहीं आएगी तो आपका कुछ नहीं बनेगा। मेरी बातें कड़वी लगेंगी, बुरी लगेंगी, आपको तकलीफ होगी,
मुझे पता है, लेकिन मुझे आपकी बातों की कतन कोई परवाह नहीं है। वो इसलिए कि आपने अपना वतीरा बदलना नहीं है, मैंने अपना वतीरा छोड़ना नहीं है। हम मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने हक की बात कहते रहना है और कहता रहूंगा। और ये भी ढीठ है, इन्होंने भी हक की बात नहीं माननी, न माने। मैं तो अपने बारे में तो ये कहता हूं, हक तो ये है कि हक फिर अदा ना हुआ। काश ये कौम अब भी संभल जाए, अब भी अपने पांव पर खड़ी हो जाए, अब भी निजाम की तरफ लौट आए। निजाम की तरफ लौटेगी तो इनकी कामयाबी है, वरना याद रखो नाकामी इनका मुंह चढ़ा रही होगी और इनको मुंह दिखाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। याद रखें, वही कौमें कामयाब हुआ करती हैं जो कामयाब होना चाहती हैं। कहानी के शुरू में जो मैंने एक पोएम का खुलासा सुनाया था, जिनके इरादे पुख्ता होते हैं कि हमने पहाड़ की चोटी पर जाकर झंडा गाड़ना है, वो झंडा गाड़ लेते हैं, वो अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं। चूंकि उनके इरादे मुस्तहकम होते हैं, मुसम्मम होते हैं, पक्के इरादे होते हैं। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजरें जिनकी खुदा पर हों, वो तरातम खेज मौजों से घबराया नहीं करते। तो जनाब ये फिक्रा मेरा पल्ले से बांध लें, ये मेरे बनाए हुए फिक्रे नहीं है। मेरी बात आज की लंबी जरूर हुई है, मकसद आपको समझाना मकसूद था। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी ये बात। काफ़ी बातें मैंने कर ली आपसे शेयर, तवज्जो से सुनी होंगी तो कुछ बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आइंदा से बिल्कुल छोटी छोटी 5-5, 7-7 मिनट की वीडियो बनाया करूँगा, ताकि आपका वक़्त का ज़िया जो है वो कम हो और आपको अच्छा मवाद जो है वो मिले। लेकिन ये बात ही ऐसी थी कि अगर ये मैं मुकम्मल न करता तो इसकी रूह तक, इसके एसेंस तक, इसकी तह तक आप नहीं पहुंच सकते थे। तो ये मेरी भी मजबूरी थी, बात बताना, हक बयान करना, सच बताना, रास्ता बताना, रास्ता दिखाना। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से ये होगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आइंदा से मुख्तसर टू द पॉइंट अर्निंग के, लर्निंग के, मेक मनी ऑनलाइन के, इस तरह के जितने भी आप सिस्टम पक्की पकाई चाहते हैं, कच्ची चाहते हैं, ट्रैक चाहते हैं, इतने रास्ते बताऊंगा कि आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। क्योंकि सिस्टम इतने ज़्यादा आ गए हैं, मुझे बयान करने में क्या हर्ज है। जनाब जो जहां भी दुश्वारी पेश आएगी, ये खादम आपका भरपूर साथ देगा और आपको कामयाब करके छोड़ेगा। आपकी कामयाबी में मेरी कामयाबी है। मैं आप लोगों को कामयाब देखना चाहता हूं, लेकिन आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली तमाम जो वीडियोज़ हैं जो आपके फ्यूचर के मुतल्लिका हों, छोटी छोटी होंगी, पहले बता दूं, देखना चाहें फौरी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप फौरी तौर पर फ़ायदा उठा लें। आपके लिए बहुत सारे निज़ाम लाना चाह रहा हूं, बड़ा अच्छा प्लान बनाया हुआ मैंने। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मेरी तरफ से तमाम दोस्त अहबाब को जिन्होंने ढेर सारा कीमती वक्त दिया, उन तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।